सो एक्सरसाइज 7.3 है, एनसीईआरटी से कर रहे हैं। 7.3 में एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 ये है डाउट, हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स। तो पहले डिजिट लिखते हैं 1 2 3 4 6 and 7 1 2 3 4 6 7। तो हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 6 7 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। तो 3 डिजिट का नंबर बनाना है, ठीक है, और किसी भी डिजिट को रिपीट नहीं करना है। तो हम ये 3 बॉक्सेस बना लेते हैं। और इवन नंबर भी होना चाहिए, जो नंबर फॉर्म करेंगे हम लोग 3 डिजिट का वो एक इवन नंबर होना चाहिए। तो ये सारी शर्तें पूरी होनी चाहिए। तो अगर इवन नंबर रखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें जो लास्ट वाला डिजिट है उस पर हम लोग क्या क्या पुट कर सकते हैं। यहाँ पर 2 पुट कर सकते हैं, 4 पुट कर सकते हैं या 7। सो देयर आर 3 वेज, ठीक है, 3 वेज हैं यहाँ पर। अब तीनों में से कोई एक नंबर तो हमने पुट कर दिया, तो एक नंबर हमारे पास कम हो जाता है। तो पहले कितने नंबर थे, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 नंबर्स हैं, ठीक है। 6 में से एक नंबर हम यहाँ यूज करेंगे, या तो 2 या 4 या 6। इन तीनों में से कोई एक नंबर यूज कर लिया गया, तो 6 टोटल थे, बचे 5। तो यहाँ पर हम लोग 5 वेज होंगे पुट करने के, देयर विल बी 5 वेज। और यहाँ पर फिर देयर विल बी 4 वेज। यहाँ पे 3 वेज हैं, यहाँ पे 5 वेज होंगे, यहाँ पर 6 वेज होंगे। इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो आएगा 60। सो देयर विल बी 60 वेज इन विच a number can be formed which will be even and no digit is repeated। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर अब 7 कर रहा हूँ। क्वेश्चन 7 का फर्स्ट है, आपको R फाइंड करना है। फाइंड R when 5PR is equal to 6PR minus 1, ठीक है। 5PR is equal to twice of 6PR minus 1। ये सॉल्व करना, तो आपको यहाँ पर जो है ना ये फॉर्मूला लिख देना होगा। फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस R विल बी इक्वल टू 2 इंटू फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस R माइनस 1। इतना हो गया। तो लिख सकते हैं फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस R विल बी इक्वल टू 2 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5। ये फैक्टोरियल 6 को मैंने 6 इंटू फैक्टोरियल 5 लिखा है। इसको अब आप सबट्रैक्ट करते हैं तो मिलेगा, ये 1 ऐड हो जाएगा, तो ये 7 माइनस R आ जाएगा, ठीक है। ये फैक्टोरियल 5 कैंसिल हो जाता है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। कौन सा फैक्टोरियल 5 माइनस R क्यों है? ये फार्मूला होता है ना NPR का, NPR, ठीक है। N लोग हैं और R सीट्स हैं, तो कितने तरीके होते हैं अरेंजमेंट्स के। ये फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस R होता है। ये ऊपर वाले टर्म का फैक्टोरियल अपॉन ऊपर वाला माइनस नीचे वाले टर्म का डिफरेंस का फैक्टोरियल। तो 5 माइनस R है, N की जगह पर क्या है 5 आया है इसलिए, ठीक है। कोई डाउट है? ठीक है, तो हम इसमें ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आपने लिखा है राइट हैंड साइड, वो 7 माइनस R कैसे? 7 माइनस R कैसे आया? ओके, ये मैं लिख रहा हूँ, देखो ये 6 माइनस R प्लस 1 हो जाएगा,
ये माइनस आ रहा है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 + 1 हो गया 7। तो वो ब्रैकेट लेना है। हाँ तो ब्रैकेट ओपन हो गया। तो 7 - r जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 - r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 × 2 = 12 और फैक्टोरियल 5 - r आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो टर्म लिखा हुआ है मैं इसको लिख सकता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड वाला जो टर्म है इसको मैं लिख रहा हूँ, थोड़ी जगह चाहिए तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसकी तो जरूरत नहीं, मैं इसको मिटा ही देता हूँ। सेवन माइनस आर इंटू 6 - r इंटू 5 - r इज इक्वल टू 12 इंटू फैक्टोरियल 5 - r। ठीक है, समझ में आया? मैंने क्या किया, अगर जैसे फैक्टोरियल मेरे पास फैक्टोरियल 865 का फैक्टोरियल करना है तो आप इसको लिख सकते हो 865 इंटू 864 इंटू 863 इंटू 862। ठीक है, यहाँ से एक एक कम करते जाओ और जहाँ पर आपको इंड करना है वहाँ पे छोड़ दो। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर 7 - r से एक कम कर दिया तो 6 - r होगा, एक कम और करेंगे तो 5 - r हो जाएगा। अभी मैंने यहीं पे छोड़ दिया क्योंकि ये दोनों कैंसिल होने वाले हैं। हो गया कैंसिल। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 - 7r - 6r प्लस r स्क्वायर इक्वल टू 12। तो इन सबसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है r स्क्वायर माइनस 13r प्लस 30 इक्वल टू 0। 42 में से 12 माइनस कर दिया गया। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, r स्क्वायर माइनस 10r माइनस 3r प्लस 30 इक्वल टू 0। मैंने मिडिल टर्म का स्प्लिटिंग कर दिया है, r कॉमन ले लेते हैं, r माइनस 10 माइनस 3 कॉमन लेंगे तो r माइनस 10 इक्वल टू 0। सो r माइनस 10 कॉमन कर लेंगे और ये आ जाएगा r माइनस 3। इक्वल टू 0। सो r इज इक्वल टू 10 एंड r इक्वल टू 3। 2 आ रहा है आंसर। अब दोनों में से कौन सा सही होगा? ये जो आंसर होगा वो हम इसको छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि इसमें क्या देख रहे हो आप, 5pr, तो r जो होता है हमेशा n से कम लेते हैं। ठीक है, r हमेशा जो फॉर्मूला हम लेते हैं उसमें r शुड बी लेस देन 1, बट यहाँ पे r क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, तो ये वाला आंसर हम डिस्कार्ड कर देंगे। ये जो रूट होगा इट इज इनवैलिड। सो r इक्वल टू 3 होता है आंसर। सेवेंथ क्या, सेकेंड 5pr। तो 5pr इज इक्वल टू 6pr माइनस 1। ठीक है, 6pr माइनस 1। तो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस r इक्वल टू फैक्टोरियल 6 माइनस r माइनस 1। इसको कैंसिल करेंगे, यहाँ पर 6 आ जाएगा। ठीक है, ये जाके उधर मल्टीप्लाई, ये 7 हो जाएगा, 7 माइनस r। सो फैक्टोरियल 7 माइनस r इज इक्वल टू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस r। सेवन माइनस r इंटू 6 माइनस r इंटू फैक्टोरियल 7
5 माइनस आर इज इक्वल टू 6 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस आर। फैक्टोरियल 5 माइनस आर कैंसल आउट हो जाते हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 42 माइनस 13r आ जाएगा प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 6। यही आ रहा है मेरा। आर स्क्वायर माइनस 13r प्लस 36। तो ठीक है, क्या दिक्कत क्या था फिर इसमें? सो ये वाली है मेरी। आर स्क्वायर माइनस 9r माइनस 4r, आर स्क्वायर माइनस 9r माइनस 4r प्लस भैया जो 36 इक्वल फॉर्मूला होता है वो यही तो होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 12। हाँ, तो वो लगा सकते हैं जब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हो ही रहा है, तो क्यों फार्मूले में लगे। r माइनस 9, ठीक, माइनस 4 करेंगे तो r माइनस 9 इक्वल 0, r माइनस 9 इंटू r माइनस 4 इक्वल टू 0। दिस implies r इक्वल टू 9 कॉमा r इक्वल टू 4। अब देखो कि यहाँ पर जो 5 दिया हुआ है, ठीक है, अगर 5 दिया हुआ है तो ये 9 नहीं हो सकता, इसको छोड़ना पड़ेगा। सो r इक्वल टू 4 हो जाएगा आंसर। ए बी सी की जो वैल्यू आप पुट कर रहे हैं उस वैल्यू में कोई एरर होगा जिसकी वजह से आंसर, आपका आंसर गलत आया होगा, ठीक है। अच्छा, ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। How many words with or without meaning can be made from the letters of the word Monday, assuming that no letter is repeated? ठीक है, so no letter should be repeated. और इसमें जो डाउट है वो सेकंड है, ये थर्ड। हाँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो 9th का थर्ड जो है ये है आपका डाउट। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे। मंडे हो गया। एज्यूमिंग दैट नो लेटर इज रिपीटेड, कोई रिपीटिशन नहीं है, ठीक है। सो ये थोड़ा सा इजी हो जाता है यहाँ पे। ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज ए वॉवल, ठीक है। सो ऑल लेटर्स को यूज करना है। इसमें कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 लेटर्स हैं, ठीक है। टोटल 6 हैं इसमें। सो बट द all letters are used but the first letter is a vowel। तो vowel कैसे होगा यहाँ पर वो देखते हैं। कि आपको पता है कि vowels क्या होते हैं इंग्लिश में? जो रिटन इंग्लिश होता है उसमें vowel होते हैं ए, ई, आई, ओ और यू। इंग्लिश ग्रामर आपको मालूम है, ठीक है। इंग्लिश फोनेटिक्स में, बोलने वाले इंग्लिश में vowels की संख्या अलग होती है, वैसे लिखने में हम लोग 5 वॉवेल्स होते हैं, ठीक है। इसको एक्चुअली वॉवेल लोग बोलते हैं लेकिन प्रोनाउंस इसको वॉल किया जाता है। मुझे नहीं मालूम कि क्यों लोग इसको वॉवेल प्रोनाउंस करते हैं, और इसको एक्चुअली में वॉल बोला जाता है लेकिन लिखा जाता है वॉवेल, ठीक है। सो फर्स्ट लेटर जो होगा वो क्या क्या हो सकता है? ओ वॉवेल है, ए, ई, आई, ओ, यू। सो ए हो गया, और तो कोई वॉवेल नहीं दिखाई दे रहा है। ये कॉन्सोनेंट है, ये भी कॉन्सोनेंट है, ये भी कॉन्सोनेंट है, ये भी कॉन्सोनेंट। यानी कि फर्स्ट पर या तो ओ या तो ए, इन दोनों को में से कोई एक पुट करना पड़ेगा, ठीक है। सो दोनों में से कोई एक पुट कर देंगे
अब बाकी जो बच गए कितने, 1 2 3, अगर आप इन दोनों में से कोई एक पुट कर देते हैं तो 6 लेटर्स में से, टोटल 6 लेटर्स में से 5 लेटर बच जाएंगे। तो उन पांचों लेटर्स को इन 5 जगहों पर पुट करने के कितने तरीके होंगे, फैक्टोरियल 5 तरीके। यहाँ पे 5 तरीके, यहाँ पे 4 तरीके, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। ठीक है, या अगर आप इसको वैसे लिखना चाहते हो तो आप कर सकते हो 5 वर्ड्स हैं और 5 जगह हैं, बॉक्सेस हैं, तो 5p5 विच इज इक्वल टू फैक्टोरियल 5, जैसे भी लिखना चाहें वही आएगा। ठीक है, तो एक बार ओ रखेंगे यहाँ पर तो फैक्टोरियल 5 तरीके से इनको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, एक बार ए रख देंगे तो फिर फैक्टोरियल 5 तरीके से अरेंज होंगे। सो यहाँ पर कितने वेज हैं, देयर आर 2 वेज, सो 2 इंटू फैक्टोरियल 5 कर देंगे। ठीक है, मैं आपको सीधा ऐसे भी बता सकता था कि पहले वाले बॉक्स में 2 तरीके हैं पुट करने के, दूसरे बॉक्स में 5 तरीके, तीसरे में 4, उसके बाद फिर 3 तरीके, 2 तरीका और फिर 1 तरीका, 1 2 3 4 5 6। सो इतने तरीके से बना सकते हैं। फर्स्ट वाले में दोनों में से कोई एक ओ या ए रहेगा और बाकी सब में, यानी कि 2 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, ये क्या है, 2 इंटू फैक्टोरियल 5 ही तो है। तो फैक्टोरियल 5 क्या होता है, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हो गया 20 और ये हो गया 6। तो 20 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 20 इंटू 6, यानी कि 120 होता है फैक्टोरियल 5 की वैल्यू, और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 240 वेज में, मतलब 240 वर्ड्स बन सकते हैं विद और विदाउट मीनिंग। तो परमुटेशन इज ओवर, अब हम लोग कॉम्बिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। परमुटेशन में हम देखते थे कि हम नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकालते थे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम सिलेक्शन करेंगे। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है वेज ऑफ सेलेक्टिंग, और परमुटेशन का मतलब क्या होता था, द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट्स, हाउ यू विल अरेंज। तो मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज करते हैं कि मेरे पास 3 लोग हैं, ए बी और सी, और यहाँ पे 2 सीट्स हैं, सिर्फ 2 सीट है। इन 2 सीट्स पर हम कितनी तरीके से बिठा सकते हैं, जो हमने परमुटेशन सीखा है पहले हम वो करते हैं। हम कितने तरीके से लोगों को बिठा सकते हैं, तो वो तरीका क्या होगा, 3 लोग हैं और 2 सीट है, तो 3p2, और ये आ जाएगा फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 विच इज इक्वल टू 6 तरीके होंगे, और वो क्या क्या होंगे वो भी मैं लिख रहा हूँ। एक तो होगा ए बी, दूसरा होगा बी ए, दूसरा होगा बी सी, तीसरा बी सी या सी बी, फिर होगा सी ए और ए सी। तो ये वो 6 तरीके हैं जिनमें हम इनको बिठा सकते हैं। यहाँ पे वो लोग बैठ जाएंगे इन 6 तरीकों से। ठीक है, तो अब मैं इसमें चेंज करने वाला हूँ। हम चेंज ये करने वाले हैं कि पहले क्या करते हैं कि इनमें से 2 लोगों को निकाल करके पहले खड़ा करते हैं। यहाँ पर भाई 3 लोग थे, उनमें से 2 लोगों को ला करके हम यहाँ पे खड़ा करेंगे। ठीक है, अब पहले तो चूज करना पड़ेगा कि कौन वो 2 होंगे खुश नसीब जो बैठने वाले हैं। ठीक है, वो कौन से लोग होंगे जो हैप्पी पीपल जो जाके बैठेंगे, और एक जो है वो किनारे खड़ा रह जाएगा। ठीक है, विथ ए सैड फेस, उसको सीट नहीं मिला। इन दोनों लोगों को चुना गया है कि भाई आपको सीट दिया जाएगा। ठीक है, तो ये तो पहले से ही आउट हो गया। इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। या ऐसा हो सकता था कि बी बेचारा बाहर खड़ा रह जाए
और ए और सी को हम लोग सीट दें। अब ये इन दोनों की मर्जी कि कौन किस पे बैठेगा। तो पहले क्या है कि पहले हम चूज करेंगे कि कौन दो वो खुश नसीब लोग हैं जिनको ये सीट मिलेगा, और बाकी एक जो है वो जो खड़ा रह जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों आ गए। अब इन दोनों की मर्जी है कि ए यहाँ पे बैठेगा, सी यहाँ पे बैठेगा, या फिर सी यहाँ बैठेगा, ये यहाँ पे बैठेगा। अरेंजमेंट बनाना ये क्या है, ये दीज आर द अरेंजमेंट्स। और चूज करने के कितने तरीके हैं, कैसे हम चूज कर सकते हैं। तो चूज करने का मतलब ये कि जो दो अरेंजमेंट हैं उनका कोई मतलब नहीं, इनमें से एक निकाल लो, ए बी। ये जो बी सी और सी बी है इसमें से हम सी और बी ले लेते हैं, और सी ए और ए सी है इसमें से हम लोग ए एंड सी ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ कि इन तीन लोगों में से हमें दो लोगों को चूज करना है जो इस पे बैठेंगे। ठीक है, जब हमने चूज कर लिया, मान लेते हैं कि हमने ए और बी को चूज किया है, अब उनको बिठाने के दो तरीके हैं, तो हम ए बी तरीके से बिठाएं या बी ए वाले अरेंजमेंट में बिठाएं। ठीक है, फिर दूसरा तरीका ये है कि हम ए को चूज ही ना करें, हम सी और बी को चूज करें। ठीक है, और उसके बाद फिर इनको बैठने के लिए भेजेंगे, तो फिर वो बी सी, पहले बी बैठेगा फिर सी बैठेगा, फिर या सी पहले बैठे फिर बाद में बी बैठे। ठीक है, तो दोनों बातों में फर्क इतना है कि एक है सिलेक्शन करना कि हम किनको चूज कर रहे हैं। ठीक है, और चूज करने के बाद उनको बिठाते हैं, तो फिर वो जो बैठते हैं तो उसके भी कई अरेंजमेंट्स हैं। ठीक है, तो हम लोगों को इन अरेंजमेंट में से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर मैं दो लोगों को चुन रहा हूं, उसके बाद वो किधर भी बैठे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब उनको चुनना। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने दो फ्रेंड्स को सिनेमा ले जा रहे हो और उसको चूज कर रहे हो कि तुम दोनों जाओगे, बाकी लोग नहीं जाएंगे। अब वो चूज करना एक अलग बात है। अब वो वहां जाके कितने नंबर सीट पे बैठेंगे, वो अरेंजमेंट से कोई मतलब नहीं है हमें सिर्फ ये देखना है कि चॉइस, कि कौन चूज हुआ। तो ये तो चूज होने के कितने तरीके हैं, सिर्फ 3 तरीके हैं, और उन तरीकों से फिर बैठाने के तरीके टोटल कितने, 6 हैं। चूज करने के 3 तरीके हैं और बिठाने के, उनको चूज करने के बाद टोटल तरीके जो हैं वो 6 हैं। ठीक है, अब ये 3 तरीके हम कैसे ला सकते हैं, मैं आपको एक चीज नोटिस करवा रहा हूं कि ये 6 था टोटल और ये है 3। 6 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आपको 3 देता है। ठीक है, ये 2। ध्यान से देखते हैं कि 2 क्या है, नंबर ऑफ सीट्स है। यानी कि हम ये देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ जिन सीटों पे आप बिठा रहे हो उससे डिवाइड कर दे रहे हैं, तो बिल्कुल सही एक 3 मिल जा रहा है। ठीक है, ये बस मैं आपको नोटिस करने के लिए कर रहा हूँ। तो अब हम लोग एक और इससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मतलब 4 वाला भी करके देखेंगे, तब जाकर के ये क्लियर होगा। ठीक है, तो मैं 4 वाला लेके चल रहा हूँ। सो 4 लोग हैं, ए बी सी एंड डी। इन 4 लोगों में से 3 लोगों को आपको चूज करना है और उन तीनों को बिठाना है। पहले तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालते हैं, परमुटेशन। सो 4 लोग हैं, सीट कितने, 3, तो 4p3 लिखेंगे। फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस 3 विच इज इक्वल टू फैक्टोरियल 4। तो 4 इंटू 3 इंटू 2, 24 तरीके होंगे। ठीक है, 24 तरीके हो सकते हैं। और कैसे होंगे, मतलब मैंने ए बी सी लिया, डी को चूज ही नहीं किया, डी बेचारा किनारे खड़ा रह गया। ठीक है, अब इनमें ए बी सी को अरेंज करेंगे, बी ए सी बी, बी ए सी, बी सी ए, सी ए बी, सी बी ए। ठीक है, अगर हमने ए बी सी ये इन तीनों को चूज किया है, चूज करने ये एक दिस इज वन ऑफ द चॉइस कि हम ए बी सी को चूज करें। ठीक है, तो ए बी सी अगर सेलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद उसमें कितने तरह का अरेंजमेंट बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 अरेंजमेंट्स बन रहे हैं। उसी तरीके से अगर कोई ए बी सी को ना चूज करके बी सी डी को चूज करता, ठीक है, तो फिर से बी सी डी को अगर हम चूज करते हैं तो उसके भी कितने बनेंगे, 6 अरेंजमेंट। ठीक है, फिर उसके बाद वो कहता है कि नहीं, मैं
तीसरा अरेंजमेंट बना सकते हैं। उसमें हम क्या करेंगे, ए बी सी चूज ना करके मैं बी सी डी तो हो चुका है तो ए सी डी चूज करेंगे, ए सी और डी, और इनके भी 6 अरेंजमेंट्स हो जाएंगे टोटल। तो ए बी सी हो चुका है, बी सी डी हो चुका है, ए सी डी हो चुका है, और एक और बचा हुआ है, ठीक है, वो भी देखते हैं। एक और कौन सा बचा हुआ है, बी सी डी, नहीं बी सी डी तो हो चुका है, बी ए डी या यू कहें ए बी डी, ए बी डी, तो ए बी डी लेंगे तो ए डी बी हो जाएगा, डी ए बी हो जाएगा। इस तरीके से इसके भी 6 अरेंजमेंट बन जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग ए बी सी को चूज करें, या हम लोग बी सी डी को चूज करें, या ए सी डी को चूज करें, और ए बी डी को चूज करें, 3 तरीके, ये 4 तरीके हैं उनको चूज करने के, और उन हर तरीके में आप उनको अरेंज बिठाने का भी तरीका डेवलप कर सकते हैं। सब में 6 होगा, 6 + 6 + 6 + 6, टोटल कितने हो रहा है, 24 तरीके हो रहे हैं ना, यही तो वो 24 है। फर्स्ट केस में मैंने डी को छोड़ दिया, खड़ा रखा, डी खड़ा है, ठीक है। दूसरे केस में मैंने ए को छोड़ दिया, तीसरे केस में मैंने बी को छोड़ा है, और चौथे केस में मैंने सी को छोड़ दिया। किसी को हटाने का, किसी एक को हटाने के 4 तरीके हो सकते हैं, या तो ए को हट जाए, या बी हट जाए, या सी हट जाए, या डी हट जाए, ठीक है। इस तरीके से 4 चॉइस हम बना सकते हैं। अब आपके पास वन ऑफ द चॉइस मान लेते हैं, ए बी सी ले लेते हैं, ए बी सी इज वन ऑफ योर चॉइस, देन आप उसको अरेंज कर सकते हो। आप ए बी सी को यहाँ बिठा सकते हो, सी ए बी कर सकते हो, बी ए सी कर सकते हो। इनको 6 तरीके से बिठा सकते हैं। तो इन तीनों को भी 6 तरीके से बिठा सकते हैं, इनको भी 6 तरीके से बिठा सकते हैं, इनको भी 6 तरीके से बिठा सकते हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन एंड उसके बाद अरेंजमेंट, ठीक है। सो इन टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच दिस 4 कैन बी अलाउड टू सिट ऑन दीज 3 सीट्स, वो कितना है, 24 है। और वो 24 यहाँ से एविडेंट है कि 6 है, और ये कितने सर्कल्स मैंने बनाए, 4, तो 6 × 4 करके भी आ रहा है, 6 into हर अरेंजमेंट, हर सिलेक्शन, देयर आर 4 selections, 4 type of selections, and each selection you have 6 arrangements, so 4 × 6, total 24 arrangements are possible, ठीक है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ कि अगर मुझे नंबर ऑफ अरेंजमेंट नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए कि कितने तरीके से सिर्फ चूज कर सकते हैं, वो कैसे निकालेंगे। तो अगर हम इस 24 को नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स जो एक सिलेक्शन का वो कितना है, 6 है, उससे डिवाइड कर दें तो कितना मिल रहा है, 4 आ जाता है। 4 क्या है, 4 इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग। अगर अब हम लोग किसी एक सिलेक्शन के नंबर ऑफ अरेंजमेंट को टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट में डिवाइड कर दें तो 4 जो मिलता है, ये क्या मिलता है, दिस इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्शंस, ठीक है। और इसी सिलेक्शन को हम कॉम्बिनेशन भी करते हैं, ठीक है। हम ए बी सी का कॉम्बिनेशन बनाएंगे या बी सी डी का बनाएंगे, दीज आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन। तो हम एक चीज कंक्लूजन पर क्या आते हैं, कंक्लूजन ये है कि नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग या सेलेक्शंस, नंबर ऑफ, या सीधे लिखें नंबर ऑफ सेलेक्शंस, टोटल नंबर ऑफ सेलेक्शंस और कॉम्बिनेशंस भी कर सकते हैं। ये जो होगा, ठीक है, सेलेक्शंस और कॉम्बिनेशंस जो होंगे, ये होगा टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ arrangements in any one selection। किसी भी एक सिलेक्शन, अगर आपने कोई एक सिलेक्शन तैयार किया, इसमें से एक इन तीनों को निकाल के रख दिया,
तो उनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 6 तरीके से। तो नीचे में यह 6 है, ऊपर में 24 है, सो इट विल गिव यू 4 नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ सिलेक्शंस होता है उसको हम दिखाते हैं ऐसे। देयर आर ये वाला जो एग्जांपल था उसको देखें। देयर आर 4 नंबर ऑफ पीपल एंड यू वांट टू मेक ए कॉम्बिनेशन आउट ऑफ दिस 4 पीपल। तो 3 का कॉम्बिनेशन बनाना है, तो 4C3 लिखते हैं इसको। 4C3 लिखा जाएगा इसको कि 4 में से 3 को चूज करना है। जस्ट यू हैव टू चूज एंड नॉट अरेंज। ठीक है, एंड दिस विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या होता है? NPR। वो तो बाद में मैं लिखूंगा। वो कितना था? 4P3 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इन एनी वन सिलेक्शन। ठीक है, किसी एक सिलेक्शन में कितने अरेंजमेंट हो सकते थे? तो एक सिलेक्शन जब आप करते हैं तो उसमें कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। तो 3 लोगों को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? फैक्टोरियल 3 तरीके से, डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3। ठीक है, तो ये फार्मूला, इस फार्मूले तक हम पहुंच चुके हैं। 4P3 ये जो टर्म है, ये दिस विल गिव यू 4, ये चीज 4 आएगा। ये कितना है? ये 24 है, और ये कितना है? 6 है। ठीक है, अभी हमने ये प्रूव नहीं कर दिया। ये फार्मूला अभी प्रूव होना बाकी है, लेकिन इस फार्मूले का जो समझ है वो मैंने आपको बताया कि कैसे नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स और नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन में क्या रिलेशन है। ठीक है, अब हम लोग एक जनरल फार्मूला कॉम्बिनेशन का या नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शंस निकालने के लिए वो फार्मूला हम निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो उस फार्मूले तक हम कैसे पहुंचेंगे? उसमें जो तरीका हमने यूज़ किया था वही तरीका हम लोग यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, ये तो था 4। हाँ, तो मान लेते हैं कि देयर आर n नंबर ऑफ पीपल और देयर आर r नंबर ऑफ सीट्स। n लोग हैं और यहाँ पर r नंबर ऑफ सीट्स पड़े हैं। ठीक है, चलो मैं और ज़्यादा दिखाया था। यहाँ पर सीट्स हैं, सीट के कुछ नंबर है। सीट नंबर 1 है, 2 है, 3 है, एंड सो ऑन करते करते यहाँ पर लास्ट जो सीट है उसका नंबर क्या है? R है। हमने सीट पर नंबरिंग कर रखी है, जैसे सिनेमा हॉल या क्लासरूम वगैरह में रोल नंबर वगैरह होता है एग्जामिनेशन हॉल में, तो हमने सीट्स पे नंबर लगा दिए। नाउ देयर आर n नंबर ऑफ पीपल, लोग ज़्यादा हैं, n इज ग्रेटर देन R। ठीक है, तो पहले तो आपको मालूम है कि n लोगों को R सीट्स पे बिठाने के कितने तरीके होते हैं। वो तो मैंने आपको बताया था कि पहले सीट पे बैठेगा तो n तरीका होगा, दूसरे में n-1 तरीका, तीसरे वाले के लिए n-2 वेज होंगे। ठीक है, तो ऐसे करते करते आप यहाँ तक जाएंगे। सो यहाँ पर फर्स्ट टर्म में एक्चुअली क्या रहा है? जब n दिख रहा है तो n है क्या? n-0 है। सेकेंड में n-1 हुआ, थर्ड में n-2 हो रहा है, यानी कि 3 से 1 कम हो रहा है। तो R वाले में क्या हमने देखा था? ये आएगा n-R-1। इससे 1 कम है, 3 से 1 कम 2, 2 से 1 कम। अगर यहाँ पर अगर आप 4th सीट पे देखो तो क्या आएगा? n-3 आएगा। सो R सीट पर क्या आएगा? n-R-1 विच इज इक्वल टू n+1 -R। तो ये अगर इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इन सबको क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई करते जाएंगे एंड सो ऑन। ठीक है, तो वो हमने फॉर्मूला निकाल लिया था कि द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स वो कितना है, जो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो हम लिख रहे हैं वो कितने हैं? वो है n, p एंड r। इनको NPR तरीके से हम इनको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, टोटल सिलेक्शन करना और उसके बाद उसका अरेंजमेंट करना। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट इज NPR। ठीक है, लेकिन हम लोग ये नहीं चाहते। हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि भाई हमारे पास n लोग हैं, उसमें से R लोगों को जस्ट चूज करना है। बिठाने का तो कोई अभी हम बिठाने ही नहीं वाले हैं, उसको बस चूज कर लेना है, खड़ा रखना है, उनको सबको खड़ा रखना है। n लोगों में से R लोगों को छांट कर अलग करना है।
तो हम कितने तरीके से उनको चूज कर सकते हैं। हम कभी राम को सेलेक्ट करें या हम कभी राम को छोड़ दें सैम को सेलेक्ट कर लें, ठीक है। सो उनको हम लिखेंगे एन सी आर, एन लोगों में से आर लोगों को हमने चूज कर लिया, ठीक है। तो ये जो नंबर ऑफ सिलेक्शंस होगा वो ऑब्वियसली नंबर ऑफ अरेंजमेंट से तो कम ही आएगा। सो दिस टर्म विल बी डिवाइडेड बाय समथिंग, ठीक है। तो मान लेते हैं कि आपने n में से r लोगों को चूज कर लिया है भाई, n में से r लोगों को चूज करके अलग कर दिया, आप उनको बैठने को कह दिया, ठीक है। तो चूज करने के बाद जब बैठने को कह दिया गया तो वो किसी भी तरीके से बैठ सकते हैं, कोई आगे बैठेगा कोई पीछे बैठेगा, तो बहुत तरीके हैं उनको अरेंज करने के। तो कितने तरीके हैं अरेंज करने के, अगर यहाँ पर r लोग मौजूद हैं और r सीट्स हैं, ठीक है, तो फैक्टोरियल r तरीके होंगे। आप इसको लिख सकते हो r p r विच इज इक्वल टू व्हाट, r नंबर ऑफ लोग हैं और r सीट्स हैं, तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल r। तो अगर n लोगों में से r लोगों को चूज कर लिया है तो वो r लोग कितने तरीके से इसमें बैठ पाएंगे, फैक्टोरियल r तरीके से, ठीक है। तो फैक्टोरियल r तरीकों को नंबर ऑफ सिलेक्शंस में अगर मल्टीप्लाई करें, नंबर ऑफ सिलेक्शंस मल्टीप्लाइड बाई, या इसको ऐसा लिख सकते हैं कि NCR इंटू फैक्टोरियल R इज इक्वल टू NPR। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि NCR क्या है कि हमने कितने तरीके से चूज कर सकते हैं। कोई एक तरीका चूज करने के लिए कि भाई मैंने R लोगों को चूज कर लिया, उनको अरेंज करने के कितने तरीके हैं, ये हैं। और ये क्या है, दिस इज द नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन सेलेक्ट R पीपल, ठीक है। तो नंबर ऑफ सेलेक्शंस इनटू अरेंजमेंट्स इन वन सिलेक्शन, वन ऑफ द सिलेक्शंस, ठीक है। ये किसी एक सिलेक्शन में R तरीके से, फैक्टोरियल R तरीके से अरेंज हो सकता है, और कितने नंबर ऑफ सिलेक्शंस हैं उनको हम NCR कह रहे हैं। सो NCR इंटू फैक्टोरियल R शुड गिव यू द टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट्स, ठीक है। सो NPR के बराबर होगा। तो ये एक फंडामेंटल रिलेशन है जो कि हमें जानना चाहिए। तो अब आप इससे हम लोग फार्मूला डेवलप कर सकते हैं। वो क्या फार्मूला होगा कि NCR इज इक्वल, या यहाँ पर ही लिख सकते हैं, इसको लिख देते हैं फैक्टोरियल n, यहाँ तो फैक्टोरियल r हो गया और यहाँ पर फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r लिख देते हैं ऊपर में। सो ये जो फार्मूला है वो आ जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। सो NCR का जो फार्मूला है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, ठीक है। नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स is obviously less than the total number of permutations। टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस को अगर हम नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट से डिवाइड कर दें ऑफ वन ऑफ द सिलेक्शन, सो यू विल गेट द नंबर ऑफ सिलेक्शंस। इसमें कुछ वैल्यूज हैं और कुछ थ्योरम्स हैं, वो एक थ्योरम है वो भी हम लोग अभी प्रूव करते हैं। तो पहले तो कुछ नोटिसेबल जो वैल्यूज हैं उनको देखते हैं। NC0 क्या होगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल n माइनस 0, ठीक है। तो ये फैक्टोरियल n रहेगा, फैक्टोरियल 0 होता है 1 इंटू फैक्टोरियल n, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये देगा 1। NC0 क्या होता है, फैक्टोरियल ये 1 होता है। अच्छा NC1 कितना होगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। इसको लिखा जा सकता है n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 की वैल्यू आ जाएगी 1 और ये आ जाएगा n माइनस 1, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और आएगा n। NC2 क्या होगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2 और n माइनस 2। मैं सारा इसी फॉर्मूले से निकाल रहा हूँ। सो ये आएगा n इंटू n माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2 अपॉन, इसको मैंने एक्सपेंड कर दी n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, और इस 2 को करूँगा एक्सपेंड 2 इंटू 1 इंटू
ये जो n-2 है उसको वैसे ही लिख दे रहे हैं n-2, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा और ये मिलेगा n इंटू n-1/2 × 1। आपको एक पैटर्न देखने को मिलेगा, मैं इसको अभी लिखता जाऊंगा, मैं एक साइड में कहीं पे ये नोट कर रहा हूँ, ठीक है। NC0 हमने देखा ये आ रहा था 1, NC1 आ गया n, NC2 कितना आ रहा है, NC2 इज इक्वल टू n इंटू n-1/2 × 1, ठीक है, मैंने निकाला है। अब मैं अगला निकाल रहा हूं, NC3 फैक्टोरियल n/3 n-3, ऊपर में आएगा n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 अपॉन, ये आ गया n-3 नीचे जो था ऑलरेडी प्रेजेंट, और नीचे में आ गया 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये दोनों कैंसल आउट हो रहा है और मिल रहा है n इंटू n-1 इंटू n-2 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। मैं एक लास्ट और करूँगा और फिर इसके बाद हम लोग इसका एनालिसिस करेंगे। NC3 कितना आ गया, n इंटू n-1 इंटू n-2 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। NC3 निकाला गया। अब हम लोग NC4 निकालते हैं। NC4 n इंटू ये फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 4 n-4, n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 इंटू फैक्टोरियल n-4 अपॉन फैक्टोरियल n-4, और ये फैक्टोरियल 4 को लिखेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये दोनों कैंसिल हो रहा है और फिर आपको मिल रहा है जो वैल्यू वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे NC4, ये आ गया n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। अगर इस पैटर्न को अगर आप ध्यान से देखें तो हम लोग अगला लिख सकते हैं, बहुत बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। NC5 क्या होगा, NC5 इज इक्वल टू n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3। जब यहाँ 4 था तो यहाँ 3 था, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 है, यहाँ पे 2 है तो ये 1 है, तो ये 5 है तो कहाँ तक जाएगा, n-4 तक जाएगा। यहाँ पे 4 है तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 है तो 3 इंटू 2 इंटू 1, तो यहाँ पर क्या होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सो ये भी आपको एक पैटर्न मिलता है, ठीक है। इस पैटर्न का तो अभी हम ज़्यादा यूज़ नहीं करने वाले हैं, हम आने वाले चैप्टर्स में यूज़ करेंगे जब हम लोग बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। मैं NC5 को लिख सकता हूँ, देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर बात करते हैं, देखो ये जो टर्म है ये है NC4, दिस टर्म इज इक्वल टू NC4, तो मैं इसको लिख सकता हूँ NC4 इंटू, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है n-4 अपॉन 5। मतलब आपको करना है कि यहाँ पर अगर 5 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 5 लिख देना है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ तो एक कम करके यहाँ लिख देना है, ठीक है। आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आप NC4 को देखें, ठीक है, तो NC4 में आप देखें कि ये जो पूरा टर्म है आपको दिखाई देगा, देखो यहाँ पर एक 4 एक्स्ट्रा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ NC3 इंटू n-3 अपॉन 4। बिल्कुल वही पैटर्न है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ 4 है, यहाँ पे 4 है, जो यहाँ पे रहेगा वो यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो आप एक कंक्लूजन पे पहुँच सकते हो कि NCR
विल बी इक्वल टू NCR-1। ठीक है, मतलब अगर 4 लिखा है तो एक कम कर दिया, R है तो R-1 कर दिया, इनटू यहाँ पर जो भी टर्म लिखा होगा वो यहाँ पे भी आता है। ठीक है, सो मैं इसको लिख सकता हूँ N-R-1 अपॉन जो यहाँ पर है वो यहाँ पर है अपॉन R। ठीक है, तो मैं इससे एक ज़्यादा अच्छा फॉर्मूला लिख रहा हूँ NCR+1, ये हो जाएगा NCR। ठीक है, इससे R+1 था तो हम R में गए, इनटू यहाँ पर देखो, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 दिखता है आपको, तो यहाँ पर क्या है R है तो यहाँ पर N-R आ जाएगा, और यहाँ पे क्या दिख रहा है R+1 तो यहाँ पे R+1 आएगा। सो आपको कभी कभी इस तरह के रिलेशंस की ज़रूरत पड़ती है टू कैंसल आउट टर्म्स। कभी कभी हमें टर्म्स को कैंसिल करने के लिए इस तरह का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, ये हम देखेंगे, और ये चीज़ आपको बाइनोमियल थ्योरम के एक्सपेंशन में बहुत हेल्प करेगा। बाइनोमियल थ्योरम जब आप पढ़ेंगे तो उसमें भी इसका यूज़ होता है। ठीक है, तो ये कुछ सिंपली मतलब कर सकते हो कि फार्मूला भी नहीं कर सकते, ये कुछ सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है, जो कि कैलकुलेशंस में हेल्प करेगा। अच्छा, अब एक हम लोग थ्योरम कर रहे हैं जो आपके बुक में थ्योरम नंबर 6 दिया हुआ है। थ्योरम 6 पेज नंबर 151 NCERT में ये थ्योरम अवेलेबल है। NCR plus NCR-1 is equal to N+1CR। ठीक है, ये एक थ्योरम है। चांसेस कम है कि ये थ्योरम प्रूव करने के लिए एग्जाम में आए, लेकिन फिर भी मैं ये थ्योरम आपको करवा दे रहा हूँ। सो देखते हैं कैसे हो सकता है ये। आप देख सकते हो कि इसमें कहीं पर परम्यूटेशन यूज नहीं हो रहा है, सब कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज हो रहा है, सभी में C लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और उससे राइट हैंड साइड आना चाहिए। तो ये वाला जो टर्म है वो क्या है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n-r, प्लस दूसरा जो टर्म है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r-1 फैक्टोरियल n-r-1। ठीक है, और राइट हैंड साइड है, जब हम सॉल्व करेंगे तो RHS कितना आ जाना चाहिए, फैक्टोरियल n+1 अपॉन फैक्टोरियल r n+1 - r। ये हम ला देंगे तो ये प्रूव हो जाएगा। तो इसको कन्वर्ट करके इसमें कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ पहुँचाना है। तो इसको हम लोग LHS ले लेते हैं। ठीक है, तो LHS को हम सॉल्व करते हैं। इन दोनों में फैक्टोरियल n इज कॉमन। ठीक है, तो सबसे पहले फैक्टोरियल n में कॉमन निकाल देता हूँ। ठीक है, और ऐसे लिखेंगे 1 अपॉन r इंटू फैक्टोरियल r-1। मैं इसको लिख रहा हूँ r इंटू r-1। ठीक है, और फिर मैं इसको छोड़ रहा हूँ n-r प्लस 1 बाई फैक्टोरियल r-1। मैंने इसको इसलिए ब्रेक किया था कि दोनों में r-1 कॉमन होके मैं बाहर कॉमन निकाल सकूं। ठीक है, ये आ जाएगा n+1 - r, n+1 - r। अब इसमें ये जो टर्म है ये कॉमन है, वो हम पहले बाहर निकाल लेते हैं। तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r-1 मैंने बाहर निकाल दिया, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन r इंटू फैक्टोरियल n-r प्लस 1 बाई n
प्लस 1। अब यहाँ पर ये तो खत्म हो गया, ये बाहर निकल गया। ये वाला जो टर्म है, इस टर्म में कुछ सिमिलरिटी है। ये एक टर्म 1 हायर है इससे, ये n माइनस आर है, और ये क्या है, n माइनस आर प्लस 1 है, n माइनस आर प्लस 1। सो ये एक ज़्यादा है, तो मैं इसको n प्लस 1 माइनस आर इंटू n माइनस आर लिख सकता हूँ। इसके फैक्टोरियल के अंदर का जो टर्म है वो इससे, इस वाले टर्म से वो 1 ज़्यादा है। सो इसको हम इस तरीके से एक्सपेंड कर रहे हैं ताकि ये वाला भी जो है दोनों कॉमन बाहर आ जाए। ठीक है, सो मैं इन दोनों को कॉमन निकाल रहा हूँ। जगह थोड़ी कम है तो मैं ये वाला स्टेप मिटा देता हूँ। सो ये आएगा n अपॉन फैक्टोरियल r माइनस 1, इतना तो छोड़ देंगे, और ये टर्म भी जो है वो कॉमन हो जाएगा, इंटू 1 बाई फैक्टोरियल n माइनस आर कॉमन निकाल दिया गया। अब हम लोग ब्रैकेट ले लेते हैं, तो यहाँ पर 1 बाई आर मिल रहा है, प्लस ये टर्म है 1 बाई n प्लस 1 माइनस आर, इतना आ गया। इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसमें एलसीएम तो हमें लेना ही पड़ेगा, तो एलसीएम ले लेते हैं। ये आ जाएगा r इंटू n प्लस 1 माइनस आर, और एलसीएम इधर जाएगा, ये n प्लस 1 माइनस आर प्लस आर। सो ये दोनों r कैंसल आउट हो जाते हैं, और बाकी जो इधर के टर्म्स हैं वो हम लिख देते हैं, फैक्टोरियल n अपॉन, इन टर्म्स की जरूरत नहीं रह गई है, अपॉन फैक्टोरियल r माइनस 1 इंटू n माइनस आर। ठीक है, ये आएगा n प्लस 1, ये जो टर्म है ये मैंने बाहर निकाल लिया, इंटू फैक्टोरियल n, ये वाला फैक्टोरियल n, डिवाइडेड बाई ये जो टर्म्स हैं वो लिखना शुरू करते हैं। इस r को मैं इसके पास लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, r इंटू फैक्टोरियल r माइनस 1, और ये जो टर्म है उसको मैं उठा करके यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। सो इंटू n प्लस 1 माइनस r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। अब आप देख सकते हैं कि ये जो टर्म है दोनों मिलकर के ये देगा आपको n प्लस 1 का फैक्टोरियल। क्यों? जैसे 7 इंटू 6 फैक्टोरियल 6 क्या होता है, फैक्टोरियल 7 हो जाता है, तो ये इससे 1 हायर है, तो ये 1 ज़्यादा है, तो फैक्टोरियल n प्लस 1 बन गया। उसी तरीके से ये दोनों मिल करके क्या बनाएंगे, ये दोनों मिल करके फैक्टोरियल r बना लेते हैं। ठीक है, इससे 1 हायर है ये, तो ये बन जाएगा फैक्टोरियल n प्लस 1 माइनस r। इसको हम फैक्टोरियल के अंदर लेकर चले गए। इसको अब आप लिखो तो क्या लिखोगे, n प्लस 1 c r लिख सकते हैं कि नहीं। ऊपर में फैक्टोरियल n प्लस 1 है, नीचे में भी है, तो ये फार्मूले पे सेट हो गया, तो हम ये फार्मूला जो है वो प्रूव्ड हो गया। ठीक है, कभी कभी कुछ क्वेश्चंस को करते वक्त आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, सो इस पे बेस्ड जो है वो कुछ आप एक्सरसाइज के जो एग्जांपल्स हैं, ठीक है, वो कर सकते हैं, और मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ। ठीक है, तो पहले मैं इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिए हुए हैं जिसमें कि प्लेइंग कार्ड्स का यूज़ हो रहा है, तो थोड़ा प्लेइंग कार्ड का इंट्रोडक्शन करना पड़ेगा। अगर आपको प्लेइंग कार्ड के बारे में नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो प्लेइंग कार्ड वाले भी होते हैं। ठीक है, वो भी हम लोग करेंगे, प्लेइंग कार्ड का एक स्मॉल इंट्रोडक्शन करेंगे। और हाँ, मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, जैसे कि
एग्जाम्पल 18 जो बुक में प्रोवाइडेड है, ए कमिटी ऑफ 3 persons इज टू बी कंस्टिट्यूटेड फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 2 men। ठीक है, 2 हैं मेन, 2 men एंड 3 women। 3 क्या है? women। 2 men and 3 women। A committee of 3 persons is to be constituted from a group of 2 men and 3 women। इन 5 लोगों में से 3 लोगों को हमें क्या करना है? निकाल कर उनकी कमिटी बनानी है। इनमें से 5 लोगों में से 3 लोगों को चूज करना है। ओके, इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन। तो कितने तरीके से हो सकता है? तो 5 लोग हैं और 3 लोगों को चूज करना है। 5c3 फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। ऊपर का जो टर्म है ये 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 लिख देंगे, फैक्टोरियल 3 लिखेंगे और ये फैक्टोरियल 2 को 2 इंटू 1 लिखेंगे। ये दोनों कैंसिल हो जाता है, 2 2 जा 4। 10 तरीके। देयर आर 10 वेज ऑफ सेलेक्टिंग एनी ऑफ द 3 पीपल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन कि वो मेन है या वोमेन है, हमें उससे मतलब नहीं है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन को देते हैं। हाउ मेनी ऑफ दीज कमिटीज वुड कंसिस्ट ऑफ 1 मैन एंड 2 वोमेन। तो जो हम कमेटी बनाएंगे, अब जो कमेटी बना रहे हैं, ठीक है, वो भी 3 का ही बनेगा, लेकिन 1 मैन, मैं एक बार रीचेक कर लूँ, 1 मैन एंड 2 वोमेन। सो 1 आदमी एंड 2 वोमेन। तो इस तरीके से, यानी कि जो टोटल ये उन्हीं 10 का सिलेक्शन में से एक सिलेक्शन होगा। मतलब इन 10 सिलेक्शंस में ये वाले सिलेक्शंस भी आ गए हैं जो कि जिसमें कि 1 आदमी और 1 मैन एंड 2 वोमेन चूज किए गए। ठीक है, यानी कि 10 से तो ऑब्वियसली ये कम आने वाले हैं। ठीक है, तो मैं चूज करके दिखाता हूँ। अब आपको मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि जब तक आपका पूरा जो नंबर ऑफ सिलेक्शंस जब तक आपको मिल नहीं जाता, ठीक है, तब तक हम लोग क्या करते हैं, एक सिलेक्शन कंप्लीट नहीं होता है तब तक हम मल्टीप्लाई करते रहते हैं। ठीक है, ये धीरे धीरे आपको 1-2 एग्जांपल्स के थ्रू क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि 2 मेन में से 1 मेन को चूज करना होगा, कोई एक। राम और श्याम होंगे, उसमें से कोई सी एक को चूज कर लिया। और 3 लोग हैं, सीता, गीता, अनीता। ठीक है, सीता, गीता, अनीता। यहाँ पे राम कॉमर श्याम में से कोई एक चूज करना है। इसमें से हमें कितने चूज करने हैं? 2 वोमेन चूज करने हैं। ठीक है, तो इन 2 में से किसी एक का सिलेक्शन करेंगे तो इसको लिखेंगे हम 2C1। 2 में से एक को चूज करना है। ठीक है, और इसमें से 3 में से हम लोगों को 2 को चूज करना है, सो हम लिखेंगे 3C2। सिर्फ इनके चूज कर लेने से कमिटी नहीं बन जाएगी, या सिर्फ इनको चूज करने से कमिटी नहीं बन जाएगा। मैंने पहले इनको चूज किया, सपोज करो, तो मैंने चूज करके रख लिया। नाउ द कमिटी हैज नॉट फॉर्म्ड। जब तक आपकी कमिटी पूरी कंप्लीट नहीं होती है, ठीक है, तो एक चीज आप आधे पार्ट का सिलेक्शन करने से पूरी कमिटी नहीं बन रही है, सो यू विल हैव टू गिव ए मल्टीप्लिकेशन साइन। ठीक है, कभी कभी हम प्लस भी डालते हैं, लेकिन वो कब डालते हैं वो हम देखेंगे। सो मेन के सिलेक्शन से द कमिटी सिलेक्शन इज नॉट ओवर। सो जब तक हमारा जो काउंटिंग कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है, तब तक हम मल्टीप्लाई डालते रहेंगे। ठीक है, मान लीजिए इसमें बच्चे भी होते, इसमें 4 बच्चे होते, उसमें से 2 बच्चों को चूज करना होता, तो फिर से मल्टीप्लाई आता बच्चों का अरेंजमेंट। ठीक है, सो 2C1 इंटू 3C2। सो इसकी वैल्यू कितनी होगी? आपने पढ़ रखा है NC1 कितना होता है, n होता है, तो ये 2 आ जाएगा। और 3C2 निकालेंगे, फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2। एक इंपॉर्टेंट लेसन मैंने नहीं करा, मैं वो भी करवाता हूँ। 3 - 2 2 इंटू, मैंने एक इम्पॉर्टेंट कैलकुलेशन छोड़ दिया है, ये आ जाएगा फैक्टोरियल। ये जो है 3 इंटू 2 इंटू 1, नीचे में ये आ जाएगा 2 इंटू 1, और ये 3 - 2 आ जाएगा 1 का फैक्टोरियल विच इज 1। सो ये 2 कैंसल और ये आ रहा है 6। सो 6 आंसर आएगा। देयर विल बी 6 टाइप्स ऑफ सिलेक्शंस इन विच
a committee can be formed in which there will be one man and there will be 2 women। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आप करते हैं। हाँ, मैं एक इम्पॉर्टेंट जो फार्मूला मिस कर गया था, मैं वो फार्मूला लिख देता हूँ। ठीक है, वो आपका होमवर्क है, उस फार्मूले को प्रूव करना वो आपका होमवर्क है। प्रूफ इज योर होमवर्क। NCR इज इक्वल टू NCR माइनस 1, सॉरी NCN माइनस R। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है, होमवर्क है आपका। ठीक है, बहुत मुश्किल नहीं, आसानी है, आप कर सकते हैं होमवर्क। धीरे धीरे वर्ल्ड वाइड ये बहुत फेमस हो गया और इंडिया में तो काफ़ी लोग इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसका गलत मिसयूज़ भी हो रहा है, इससे लोग गैम्बलिंग वगैरह भी करते हैं। सो प्लेइंग कार्ड्स बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप इसको अच्छे से खेलते हैं, इसका सही यूज़ करते हैं तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर मिस यूज़ करते हैं तो बहुत ख़राब भी हो सकता है। तो गेम तो कोई भी ख़राब नहीं है, बस उसको यूज़ करने वाले लोग जो हैं उसको ख़राब और अच्छा बनाते हैं। सो अगर आप प्लेइंग कार्ड देखें, मॉडर्न जो प्लेइंग कार्ड है, ठीक है, उसमें द डेक ऑफ देयर इज टोटल ऑफ 52 कार्ड्स इन ए डेक। डेक मतलब जो कंप्लीट जो गड्डी होती है उसको डेक कहा जाता है, DECK। आप स्पेलिंग चेक कर लेना अगर मैं कुछ मिस्टेक है तो। सो जो डेक होता है उसमें टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, और उन कार्ड्स पे नंबर लिखा होता है। ठीक है, ये 52 कार्ड होते हैं, 4 तरह के टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, हिंदी में तो इनको 4 रंग के कार्ड कहा जाता है, लेकिन इन इंग्लिश इट इज नॉट कॉल्ड 4 कलर्स। हिंदी में कुछ लोग इसको 4 रंग के कार्ड कहते हैं और उन रंगों के नाम हैं। एक्चुअली वो उनको साइन करना चाहिए था कि पता नहीं क्यों रंग कहते हैं। एक होता है हार्ट, ठीक है, जिसको हिंदी में पान कहा जाता है। उसके बाद एक होता है डायमंड, इस तरीके का साइन वाला डायमंड होता है। फिर इसके बाद एक होता है डायमंड को ये डायमंड हो गया। फिर इसको स्पेड कहा जाता है, मैं हिंदी में इंग्लिश में नाम लिख देता हूँ। ये हो गया हार्ट, ठीक है, इसको पान हिंदी में कहा जाता है। दिल भी कुछ लोग बोल देते हैं, लेकिन हिंदी में पता नहीं पान कहते हैं। ये इसको हम डायमंड कहते हैं। ठीक है, मुझे हिंदी में नाम नहीं आता रहा, अगर आता है तो मैं बता दूंगा। इसको कहा जाता है स्पेड। स्पेड मतलब जो वो गार्डन में यूज नहीं करते मिट्टी खोदने के लिए, ठीक है, वो वही होता है। यहाँ से हैंडल होता है, पकड़ के मिट्टी वगैरह होते हैं। सो इट इज कॉल्ड स्पेड। हिंदी में इसको हुकुम कहा जाता है, हुकुम। ठीक है, मैं हिंदी में इसलिए बता रहा हूँ कि चूंकि आपको अगर रिलेट करना हो तो कर सकते हो। ठीक है, हुकुम। और इसके अलावा एक जो होता है ऐसा होता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं क्लब। 4 तरह के मतलब जो कार्ड्स होते हैं 52 कार्ड्स होते हैं, 13 कार्ड्स पर इस तरह का साइन बना होता है, 13 कार्ड्स पर ऐसा साइन, 13 कार्ड पे ऐसा, हाँ 13 कार्ड पे। इसको ईंट कहा जाता है, ईंट। इसको ईंट का साइन लोग कहते हैं। रेड कलर का भी होता है, ईंट तो रेड ही होता है। क्लब को कहा जाता है चिड़ी। पता नहीं चिड़ी नाम क्यों रखा गया, ये चिड़ी में ये ऐसे नहीं लिखेंगे, चिड़िया, हाँ चिड़ी तो ऐसे लिखना चाहिए। ठीक है, तो ये इनके नाम है, हिंदी इंग्लिश जो भी कर लो। ये तो दोनों होते हैं, ये दोनों। ठीक है, हिंदी में इसको 4 रंग के कार्ड कहा जाता है। ठीक है, 4 रंग के पत्ते, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम इन दोनों को, ये दोनों जो होते हैं रेड कलर के कहे जाते हैं। ठीक है, हिंदी में 4 कलरों के नाम क्या हैं? पान, ईंट, हुकुम और चिड़ी हिंदी में। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है, इंग्लिश में हम इनको एक कलर मानते हैं। ठीक है, वो क्या है? हार्ट एंड डायमंड। और ये रेड कलर का, इसमें रेड कलर पेंट किया जाता है, ये भी रेड होता है, जबकि ये दोनों ब्लैक कलर के पेंटेड होते हैं। ठीक है, ये हो गया ब्लैक वाला। ठीक है,
ये रेड वाले, ये ब्लैक वाले हो गए। अब उसके बाद क्या होता है कि ये 13 होते हैं, सब 13 होते हैं, ठीक है। उन सब में नंबर लिखा होता है। ए मतलब एस कहा जाता है इसको, ठीक है। इसको हिंदी में इक्का कहते हैं। उसके बाद फिर 2 लिखा होता है, 3 लिखा होता है, 4 लिखा होता है, 4 5 6 7 8 9, फिर 10, फिर 11 नहीं होता है। 11 के बदले में हम लोग जे लिखाते हैं, जे फॉर जैक, जे फॉर जैक। हिंदी में लोग गुलाम बोलते हैं। उसके बाद फिर क्वीन होती है, रानी, और उसके बाद फिर के फॉर किंग होता है, ठीक है। तो ये पूरा 13 का सेट, ये 1 से लेकर के, ठीक है। हाँ, इसको हिंदी में, इंग्लिश में एस और हिंदी में इक्का कहा जाता है। सो 1 से लेकर के 10 तक ये नंबर वाले हो गए, ठीक है। और फिर ये 3 और, तो 13 हो गए, ठीक है। तो हार्ट के ऐसे 13 कार्ड्स होते हैं। उसी तरीके से डायमंड के 13 होते हैं, स्पेड के भी 13 होते हैं, और ये क्लब के भी 13 होते हैं। तो ये आपका प्लेइंग कार्ड का स्ट्रक्चर है। और इस पे बेस्ट क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्पल नंबर बुक में दिए हुए हैं। पेज नंबर 152 पर एक एग्जाम्पल है, व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है। तो मैं आपको ये क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ। सो व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। टोटल 52 कार्ड्स हैं, ठीक है। और उसमें से 4 को चूज करना है, 52C4, इतने तरीके होंगे। अब आप चाहो तो इसको फैक्टोरियल का टर्म में लिख लेना, फैक्टोरियल 52 अपॉन फैक्टोरियल 4। 52 में से 4 जाएगा तो बचेगा 48, ठीक है। इसका कैलकुलेशन करके आप आंसर ला सकते हैं, ठीक है। सो दिस विल बी द नंबर ऑफ वेज। इन हाउ मेनी ऑफ दिस 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट। सेम सूट मतलब क्या है, आपको मैंने बताया था, ये 4 जो मैंने डिजाइन बनाए थे उनको 4 सूट्स कहा जाता है, ठीक है। 4 सूट्स थे वो, ठीक है, जिनको हिंदी में 4 रंग कहा जाता है, ठीक है। 4 रंग के कार्ड कहते हैं, और इंग्लिश में उसको 4 सूट्स कहा जाता है, ठीक है। सो 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट। पहला है 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट। चारों जो है वो, अगर आपने सपोज करते हैं आपने हार्ट वाला चूज किया तो चारों हार्ट का ही हो, ठीक है। तो उसके कितने वेज हो सकते हैं, तो हार्ट वाले कितने कार्ड्स हैं मेरे पास, हार्ट वाले कितने कार्ड हैं, 13 कार्ड हैं, ठीक है। अगर चारों एक ही सूट के हैं तो देयर आर मान लेते हैं कि मैंने हार्ट वाला चूज किया है, ठीक है। अब हार्ट में तो 13 कार्ड है, उन 13 में से 4 को चूज करना होगा, तो 13C4 लिख दूंगा मैं। 13 कार्ड्स में से मैंने 4 कार्ड चुन लिए, ठीक है। तो हार्ट वाला में से 4 मैंने एक ही सूट का चूज कर लिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अरेंजमेंट खत्म नहीं होता। मैं चाहूँ तो 1 2 3 4 चूज कर लूँ, या फिर मैं 1 जैक और क्वीन और किंग चूज कर लूँ, या मैं 9 वाला 7 वाला जैक और क्वीन चूज कर लूँ। मेरे पास कोई भी ऑप्शन है, 4 में कोई भी हार्ट वाला चूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो उसके कितने तरीके होंगे, 13C4 तरीके होंगे। लेकिन कोई हो सकता है कि कोई हार्ट वाला चूज नहीं करे, ठीक है। हो सकता है कि कोई डायमंड वाला चूज करे, या हो सकता है कोई स्पेड वाला चूज करे। लेकिन अगर आप देखो तो हार्ट वाला चूज करने का तरीका खत्म हो चुका है। 13C4 जो तरीके हैं वो हार्ट में से चूज करने के तरीके खत्म हो चुके हैं, ठीक है। सो इट इज सम काइंड ऑफ काउंटिंग इज कंप्लीट, ठीक है। ये अरेंजमेंट जो था, जो हम हार्ट से बना सकते थे, वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। सो आगे जो अगर हम चूज करते हैं, अगर हम हार्ट के बदले हम डायमंड चूज करते हैं, तो उनके अरेंजमेंट को हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज जब आप हार्ट चूज कर रहे हैं तो आप डायमंड नहीं चूज कर रहे हैं, जब हम डायमंड चूज कर रहे हैं तो हार्ट नहीं चूज कर रहे हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या एक्सक्लूजन है, दोनों के बीच में कुछ कॉमन बात नहीं है, ठीक है। वन काउंटिंग इज कंप्लीट। अगर आपने 4 हार्ट वाले ले लिए तो बस चूज हो गया, खत्म हो गया कहानी, ठीक है। तो हार्ट वाला फिर चूज करने की जरूरत ही नहीं रह जाता। तो दिस कैलकुलेशन इज, दिस काउंटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम दिस काउंटिंग।
सो यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं देंगे हम, बिकॉज द काउंटिंग इज कंप्लीट, सो वी विल गिव ए प्लस साइन। उसी तरीके से अगर हम हार्ट में से 4 चूज करें, बिकॉज आपको क्या करना है, आपको सेम सूट वाला 4 रखना है, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हार्ट वाला चूज करें या स्पेड वाला चूज करें। सो 13C4 वहां से भी आएगा, ठीक है, फिर प्लस 13C4 तीसरे वाले से भी आएगा, प्लस 13C4, यानी कि यहाँ पर अरेंजमेंट हम इन सिलेक्शंस और कॉम्बिनेशंस को ऐड कर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कभी मल्टीप्लाई आता है और कभी एडिशन आता है। तो एडिशन कब आता है, जब वन टाइप ऑफ अरेंजमेंट सिलेक्शन और कॉम्बिनेशन इज कंप्लीट इन इटसेल्फ, तो उसके बाद हम प्लस देते हैं, ठीक है। अगर ऐसा मैं क्वेश्चन देता कि आपको 2 जो है, अभी आएगा ही, हो सकता है इसी में हो, मुझे याद नहीं है इसमें कितना है, 4 कार्ड्स बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट्स, हाँ इसकी बात करते हैं। तो पहला वाला जो है वो आपने कर लिया, ठीक है। अब अगला देखते हैं दूसरा, 4 कार्ड्स आर ऑफ 4 डिफरेंट सूट्स, चारों डिफरेंट सूट्स से बिलोंग करते हैं। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि पहले भाई मेरे पास 13 जो है हार्ट वाले, उनमें से कोई एक चूज कर लेंगे, ठीक है। हार्ट वाले एक चूज हो गया, तो क्या आपको टोटल कितने कार्ड चूज करने हैं, आपको टोटल 4 कार्ड चूज करने हैं, ठीक है। और अभी तक हमने सिर्फ एक चूज किया है, ठीक है। सो आवर काउंटिंग हैज नॉट येट फिनिश्ड, ठीक है। पहले मैंने क्या किया था कि मैंने हार्ट वाला ही 4 चूज करना, तो यहाँ पे चूज कर लिया तो काउंटिंग इज फिनिश्ड। अब आपको फिर पत्तियां चूज करने की जरूरत नहीं है, 4 तो चूज करना था, चारों चूज कर लिया और सेम सूट से खत्म हो गया। तो अगर अब हार्ट वाला चूज करेंगे तो प्लस साइन के साथ करेंगे, लेकिन अगर चारों अगर डिफरेंट सूट से हम चूज कर रहे हैं, सो एक को तो हमने हार्ट वाले से चलो निकाल लिए, ये हार्ट में से कोई एक सिलेक्शन आ गया, लेकिन अभी तो एक ही पत्ता चूज किया है, बाकी तो बाकी है, योर काउंटिंग हैज नॉट येट फिनिश्ड। सो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन देंगे। सो फिर लिखेंगे हम लोग 13C, ये डायमंड वाला लेके चलेंगे तो 13C1, ठीक है। तो 2 तो हमने चूज कर लिए, बट तक आपको चूज कितने करने, 4 चूज करने, और 4 का काउंटिंग अभी तक चूज नहीं हुआ है पूरा, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे 13C1। अब हमने क्या किया, अब हमने स्पेड वाला सिलेक्शन कर लिया, ये क्या मैंने लिया, स्पेड ले लिया, ठीक है, ये स्पेड हो गया। और अब लास्ट जो क्लब वाला का सिलेक्शन करेंगे, क्लब में से एक उठाएंगे, सो वो भी आएगा 13C1, यानी कि 13C1 को 4 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और आपको पता है कि NC1 क्या होता है, ये N होता है, तो ये 13C1 क्या होगा, 13 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13, 13 टू द पावर 4। सो लार्ज नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन जाता है। आगे जो हमें करना है इसमें, वो कहा जा रहा है कि देयर आर फेस कार्ड्स। अब देखते हैं ये फेस कार्ड्स कौन से होते हैं। तो जो जैक, क्वीन और किंग, जिसपे कि कुछ कैरेक्टर्स के मतलब कार्टून जैसे बने होते हैं, ठीक है, आप उसमें कुछ डायग्राम्स बने होते हैं। एक गुलाम मतलब जैक का आपको दिखाई देगा, एक क्वीन बनी होगी, उस पर क्यू लिखा होता है, और किंग वाले पे के लिखा होता है, और एक राजा का फोटो, किंग का फोटो होता है, ठीक है। सो अगला ये कहा जा रहा है कि जो 4 जो आप कार्ड्स चूज कर रहे हैं आर फेस कार्ड्स, इन हाउ मेनी ऑफ दीज आर फेस कार्ड्स, 4 कार्ड्स बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट्स, एंड यहाँ पे कहा जा रहा है कि चारों जो है वो फेस कार्ड्स है, ठीक है। तो आपको मालूम है कि फेस कार्ड्स कौन कौन से होते हैं, जैक होता है, क्वीन होती है और किंग होता है, और ये 4 तरह के होते हैं, ये भी 4 तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है हार्ट वाला, एक होता है ये डायमंड वाला, फिर स्पेड वाला, और फिर क्लब वाला, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, यहाँ पे टोटल कितने हो गए, 3, 3 4 जा। अगर हम देखें कि ये हार्ट वाले में ये 3 होंगे, ठीक है, ये डायमंड वाले में भी ये 3 होंगे, तो यानी कि 4 इंटू 3 देयर आर टोटल 12 फेस कार्ड। 12 क्या है, फेस कार्ड।
जिन पे किसी कैरेक्टर का चेहरा बना होता है। देयर आर 12 फेस कार्ड। अब उन 12 फेस कार्ड्स में से आपको 4 चूज करने हैं, तो 12 C4 कर देंगे, ठीक है। फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 12 माइनस 4 आ जाएगा 8। तो ये आंसर आप निकाल लेना, ठीक है। अब आगे देखते हैं। 2 आर रेड कार्ड्स एंड 2 आर ब्लैक कार्ड्स। 2 रेड हैं और 2 क्या हैं, ब्लैक हैं। तो रेड वाले जो कार्ड्स होते हैं, मैंने आपको बताया था कि रेड जो है वो 2 तरह का होता है। एक तो हार्ट जो होता है रेड कलर का होता है, डायमंड जो होता है वो रेड कलर का होता है। ब्लैक कौन कौन से होते हैं, ब्लैक होता है ये ऐसे वाला, स्पेड एंड क्लब आर ब्लैक इन कलर, ठीक है। तो आपको चूज ऐसा करना है कि 2 रेड हो और 2 क्या हो, ब्लैक हो। 2 आर रेड कार्ड्स एंड 2 आर ब्लैक कार्ड्स, ठीक है। तो रेड कार्ड ये 13 होते हैं, ये 13 होते हैं, ये भी 13 होंगे, ये भी 13 होंगे। सो देयर इज टोटल 26 रेड कार्ड्स एंड देयर इज टोटल ऑफ 26 ब्लैक कार्ड्स। तो 2 हम लोगों को रेड चूज करना है, ठीक है। तो मैं पहले 2 रेड वाला चूज कर, रेड चूज करूंगा। तो इनको चूज करने के कितने तरीके होंगे, 26 C2। लेकिन 2 कार्ड चूज करने से हमारा टोटल सिलेक्शन है जो कि 4 लोगों को सेलेक्ट करना है, 4 कार्ड्स को, वो कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी हम लोगों को 2 ब्लैक भी तो चूज करना है, ब्लैक वाले 2 कोई ब्लैक चूज करने हैं। तो उनके चूज करने के कितने तरीके होंगे, 26 C2। तो 2 को चूज करने से टोटल जो हमारा सिलेक्शन है वो तैयार नहीं हुआ है, ठीक है। सो सिलेक्शन हैज टू बी कंप्लीटेड, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई, ठीक है। इन 2 को चूज करने से सिलेक्शन इज नॉट कंप्लीट। सिलेक्शन कब कंप्लीट होगा, जब हम इन दोनों को और मिला लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन आएगा, ठीक है। सो इस तरीके से आप क्वेश्चंस करते हैं इसमें। और कोई क्वेश्चन बच रहा है, कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं, ऑल जो कार्ड्स हैं वो सेम कलर के होने चाहिए। तो आप ये अब आप कर लेना। तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे।